हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टीचिंग स्किल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। बच्चों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कौशल है क्योंकि इसका संबंध विद्यार्थियों की जो फोकस है वो कंटिन्यू स्टडी में कैसे बनाए रख सकता है। एक टीचर विद्यार्थियों का ध्यान निरंतर अधिगम प्रक्रिया में केंद्रित कैसे रख सकता है, इससे जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौशल क्या होता है। आप जानेंगे भी और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कक्षा में सॉरी कक्षा में विद्यार्थियों की निरस्ता को दूर करने व उनका ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से एक अध्यापक द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। शिक्षक के ये प्रयास, जिनके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का ध्यान स्वतः ही अधिगम प्रक्रिया की ओर आकर्षित हो जाता है, उस शिक्षक का उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। अर्थात एक टीचर क्लासरूम में अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखना, लेक्चर देना, उदाहरण देना, प्रश्न पूछना, कोई चित्र दिखाना या फिर कोई मॉडल दिखाना, कोई वास्तविक पदार्थ दिखाना या कोई प्रदर्शन करके दिखाना, इस तरीके की आप लोगों को पता ही है कि क्लासरूम में एक टीचर बहुत सारी एक्टिविटी करता है और इन सारी एक्टिविटीज़ का उद्देश्य क्या होता है कि उस विद्यार्थियों को उनकी बेहतर अधिगम हो सके। ठीक, तो वह कौशल जो शिक्षक को यह सिखाता है, ठीक है, वह कौशल जो शिक्षक को यह सिखाता है या कह लीजिए कि यह हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने विद्यार्थियों के ध्यान को अधिगम प्रक्रिया में निरंतर बनाए रख सकते हैं, वह कौशल होता है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इस स्किल में क्या करता है टीचर, अपनी वेरियस एक्टिविटी के ज़रिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर टीचर केवल एक ही एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक क्लास में करेगा तो इससे क्या होगा, विद्यार्थियों का ध्यान कुछ समय तक तो उस क्रिया पे बना रहेगा, लेकिन कुछ, क्योंकि हम हमारे विद्यार्थी कैसे होते हैं, उनका एक नेचर होता है कि वह बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ में या किसी एक्टिविटी में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। काफ़ी चंचल शील होता है हमारे विद्यार्थियों का मन। तो क्या है कि अगर एक टीचर केवल एक ही एक्टिविटी को कंटिन्यू रख रहा है, सपोज़ कि एक टीचर क्लास में आया और वो लेक्चर देना शुरू किया और लेक्चर देता ही चला जा रहा है, ठीक, वो भी एक जगह एक पोडियम पे खड़े हो गया और वहाँ से वो बोलता ही चले जा रहा है, तो क्या हुआ, विद्यार्थी कुछ देर तो सुन पाएंगे लेकिन कंटिन्यू नहीं सुनेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर क्या करे वो अध्यापक, जब लेक्चर दे रहा है उस दौरान अपने विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछ ले, ठीक, या फिर उनको कुछ प्रदर्शन करके दिखा दे, कोई चित्र दिखा दे, ब्लैक बोर्ड में कुछ ड्रॉ करके उस कॉन्सेप्ट को समझा दे, ठीक, तो इससे क्या होगा, या विद्यार्थियों को भी प्रश्न पूछे या उनको कोई टास्क दे, तो इस तरीके से वेरियस एक्टिविटी के ज़रिए विद्यार्थी क्या रहेंगे, जब प्रश्न पूछ रहे हैं अध्यापक श्यामपट्ट पे लिखे तो उनका अपने आप फोकस किस पर चले जाएगा, टीचर पे चला जाएगा, बशर्ते कि वहाँ जैसा कि क्या कर रहा है, उस टीचर की अपेक्षा जो कंटिन्यू एक ही काम को करते जा रहा है, बस पोडियम में आके वो लेक्चर देते चला जा रहा है, उस टीचर की अपेक्षा प्रभावशाली शिक्षण किसका होगा, वो टीचर जो एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर रहा है। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जब विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से एक टीचर की बहुत सारी एक्टिविटी करता है। एक्टिविटी यहाँ पर ये समझिए एक टीचर का शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहार दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। एक शिक्षक अपने शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाकर उद्दीपन क्या होता है, हमारे वातावरण में उपस्थित कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है, वो उद्दीपक होता है, ठीक है। क्लासरूम में हमने बहुत बार आपको एग्जाम्पल भी दिया, एक छोटा सा कागजी नींबू आप जब देखते हैं तो आपके मुंह में लार टपकने लगती है, लेकिन अगर उस कागजी नींबू को आप बहुत लंबे समय तक केवल देखते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब आपकी लार टपकना बंद हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी उद्दीपक अगर बहुत ही लंबे समय तक
प्रयोज्य के सामने रखा जाएगा तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अगर हम अपने उद्दीपक को चेंज करते चले जाएंगे तो हमारा ये जो क्या है प्रयोज्य है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका ध्यान कंटिन्यू एक्टिविटी में या उस प्रोसेस में बना रहेगा। तो एक टीचर को चाहिए क्या कि वह अपने विद्यार्थियों का शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया में निरंतर ध्यान बनाए रखने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ को करे, ना कि केवल एक ही एक्टिविटी में खोया रहे। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस तरीके से एक टीचर ये काम कर सकता है, वो इसके घटकों के ज़रिए हम समझेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक, इसमें सबसे पहले है अंग संचालन, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, ये घटक क्या कहता है कि जब एक टीचर क्लासरूम में आए, जैसे कि मैं इससे पहले भी कह रही थी कि अधिकतर टीचर क्या करते हैं, क्लासरूम में आते हैं और हमारा जो डाइस होता है, पोडियम होता है, वहाँ पर खड़े होकर बस लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप जब क्लास में जाएं, ठीक, क्लास में जाने के साथ साथ या पूरी टीचिंग के दौरान जब भी आपको समय मिलता है, ठीक, आपको क्या करना है, पूरी क्लास का घूम घूम कर निरीक्षण करना है। मतलब बॉडी अंग का संचालन मतलब इधर उधर घूमना, एक ही जगह बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है आपको। ठीक है, इसके अलावा जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं या विद्यार्थियों से आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, उस दौरान आपको अपने क्या करने हैं, हाथ पैरों का समुचित इस्तेमाल करना है। अगर आप एक ही जगह खड़े रहेंगे, अब एक नेचर होता है कि हम क्या होता है, कोई स्थिर वस्तु की अपेक्षा गतिमान वस्तु पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पहला घटक क्या है, अंग संचालन, बॉडी मूवमेंट। मतलब आपको एक जगह खड़े होकर क्लासरूम में एक जगह ही खड़े नहीं होना, आपको वॉक करना है क्लास में, ठीक, समय समय पर। इससे क्या होगा, जब टीचर अपनी एक पूरी क्लास में का राउंड अप लेता है, धीरे धीरे चलकर वो हर रोग की तरफ देखता है, तो अपने आप विद्यार्थी अलर्ट हो जाते हैं। और अलर्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा बैटर अधिगम होगा, उनकी निरस्ता खत्म होने लगेगी। दूसरा है समुचित हाव भाव, गेस्चर्स। इसका मतलब एक शिक्षक की कि क्या है, आप लोगों ने बहुत बार देखा कि किसी टीचर की स्माइल विद्यार्थियों को बहुत मोटिवेट करती है। किसी टीचर्स की क्या है, आँखों की भाषा से ही हमारे विद्यार्थी डर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक टीचर अपने अशाब्दिक व्यवहार से, मतलब अपनी आँखों की भाषा से, अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं के ज़रिए अपने स्टूडेंट को भी क्या कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है टीचिंग की तरह अट्रैक्ट होगा। कई बार क्या है, क्लास में आते ही मुस्कुरा देना, या फिर कभी बच्चे ने सही रिस्पॉन्स दिया है तब मुस्कुरा देना, तो ये सब क्या कहते हैं, विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उनको थोड़ा गुस्से भरी नज़रों से देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है फोकसिंग। फोकसिंग मतलब किस पे फोकस, जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस पर आपको निरंतर अपने विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना है। ठीक, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जब क्लासरूम में कहते हैं कोई टॉपिक पढ़ा है तो बच्चों इधर देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो ये क्या है, या फिर बच्चों ये देखो, इस मानचित्र में देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, मेरे हाँ मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सपोज़ आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आप करके दिखा रहे हैं वहाँ पर, तो आप बच्चों से इस तरीके से कहते हैं कि देखो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इस यापट पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, ये तो हम टीचिंग में बोलते हैं। लेकिन जैसे आप बोलेंगे ब्लैक बोर्ड पे कि मैंने बच्चे ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा, ठीक है, तो मानचित्र में ये कहाँ पर है, ये तो ये क्या है, इनके ज़रिए आप विद्यार्थियों का जो का फोकस उस कॉन्सेप्ट पे लेके आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चेंज इन स्पीच पैटर्न, स्वर में परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि अपनी जो आपकी वॉइस है उसकी पिच को कभी हाई तो कभी लो रखना। इससे क्या होगा कि एक क्लासरूम में एक सजीवता बनी रहती है। ठीक है, और कई बार जब टीचर क्या है कि जब अपने पिच को कभी हाई लेके जाता है या कभी लो लेके आता है, तो ये ऑटोमेटिकली विद्यार्थियों का ध्यान आपकी ओर आप आकर्षित करते चले जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन को थोड़ा मैं इस तरीके से बता दूं कि कभी आपने किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से बोला है, जैसे मैं आगे आपको लेसन प्लान में भी समझाऊंगी कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरी पिच में कहीं पर हाई है तो कभी लो हो रही है, ठीक, इस तरीके से आपको करनी है। ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल जब हम लैंग्वेज के सब्जेक्ट में पोइम पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन। इंटरेक्शन मीन आपको बेहतर तरीके से पता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है उसको हम इंटरेक्शन कह लेते हैं। अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन से ये मतलब है कि कई बार कई आपको क्या करना है, अपने विद्यार्थियों की भी सहभागिता लेनी है, आपको उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करना है। यहाँ पर 3 तरीके से हैं, एक तो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, नेक्स्ट दूसरा हो सकता है कि स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन करवाया जाए, ठीक। टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसे, कोई सवाल पूछ दिया और उसने जवाब दे दिया, ठीक है, आपने बच्चे से कहा बच्चे आगे आओ और ब्लैक बोर्ड पे ये लिखो या मॉडल पे ये मुझे बताओ ये कहाँ पर है। स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसे, कि आपने अपने स्टूडेंट से कह दिया कि अनदर स्टूडेंट को भी बुला के लाओ, किसी दूसरे बच्चे को बुलाओ या उससे पूछो वो क्या बताएगा, ठीक। या 2 स्टूडेंट को आपने आगे बुला के कह दिया कि आप दोनों मिल के ये काम कीजिए, तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जब कि अपेक्षाकृत किसके, जब केवल हमारा टीचर ही एक्टिव हो रहा है उसके अपेक्षाकृत जब हम अधिगम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पर उनका अटेंशन ज़्यादा आने लगता है। नेक्स्ट है आपका मौखिक दृश्य बदलाव। इसका मतलब क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते, मतलब मौखिक पढ़ाते पढ़ाते आपने क्या है कुछ चीज़ दिखा भी दी, ठीक। आप शार्पट पे कुछ ड्रॉ करके आपने दिखा दिया या फिर कोई चित्र दिखा दिया, मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, लेक्चर ही दे रहे थे, लेक्चर देते देते आपने उनको कोई चित्र दिखा दिया, कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया, तो ये होता है मौखिक से दृश्य की तरफ आना। अब इसको चेंज भी आप कर सकते हैं, आपने कुछ दिखाया, दिखाने के बाद बच्चों ये चार्ट देखो ये इसमें क्या है, उसके बाद आपने उसके बारे में एक्सप्लेन किया, फिर कुछ दिखाया फिर एक्सप्लेन किया, मतलब कंटिन्यू आप चेंज करते चले जा रहे हैं, ना ही क्या आप केवल बोलते ही नहीं जा रहे, बोलने के साथ आप कुछ दिखा भी रहे, दिखाने के साथ आप कुछ भूल भी रहे। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग। ये और अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन लगभग सेम है, ये भी यही कहता है कि आपको अपने विद्यार्थियों का क्या करना है प्रॉपर उनको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है। इसका मतलब ये कि अगर हम टीचर हैं पढ़ा रहे हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने स्टूडेंट को भी उस अधिगम प्रक्रिया का हिस्से बनने का मौका दें। अभी कैसे कर सकते हैं आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तब भी विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक, उनसे उनकी राय जान सकते हैं या फिर उनको कुछ करके दिखाने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमारे स्टूडेंट क्या होंगे, इस तरीके के टास्क के ज़रिए हमारे स्टूडेंट एक्टिव हो जाएंगे और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो उनकी लर्निंग अपने आप बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट है मौन विराम। इसका मतलब है कि बोलते बोलते कभी अचानक से टीचर को चुप हो जाना चाहिए, इससे भी क्या होता है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होता है। जैसे अगर सपोज़ दैट कि कोई टीचर है, आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देते देते आप क्या करें कि कभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा चुप हो जाइए, तो इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी अभी तक आपको नहीं सुन रहे थे वो अचानक से देखने लगे कि टीचर को क्या हुआ, अभी तक तो आवाज़ आ रही थी, अब क्यों नहीं आई। जिनका ध्यान में हो सकता है कोई सोया हुआ हो क्लास में पीछे, तो इस तरीके से उसका भी ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो ये सब जितने घटक यहाँ पे बताए गए हैं कि बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, फोकसिंग, स्पीच पैटर्न, इंटरेक्शन स्टाइल में चेंज, ये जितने भी घटक हैं आप लोग ये देखिए कि ये सभी घटकों का संबंध किससे है। अब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ के ज़रिए विद्यार्थियों को ध्यान को, ठीक है, उनमें जो निरस्ता आ जाती है क्लास में कई बार उसको ख़त्म करके, उनकी बोरियत को ख़त्म करके आप इतनी तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ठीक, अपने बॉडी मूवमेंट के ज़रिए, अपने गेस्चर के ज़रिए, ठीक है, अपने एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप
ये अपने स्पीच पैटर्न में चेंज लाकर, ठीक, उनको कोई चार्ट मॉडल दिखाकर, उन्हें कोई टास्क दे के, ठीक, इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप अपने विद्यार्थियों की निरस्ता बोरियत को ख़त्म करके उनका ध्यान निरंतर अधिगम प्रक्रिया में बनाए रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस स्किल पे बेस्ड एक माइक्रो लेसन प्लान आप किस तरीके से तैयार कर। वैसे तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मैंने भी एक ट्राई किया है, कोई किस तरीके से इसको बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। जनरली इस प्लान को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बना रखा है आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप लोग भी ऐसा बनाएं। चलिए देखते हैं। ठीक, ये देखिए एक प्रारूप है इसका, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का की सूक्ष्म पाठ योजना का। ये क्लास 6 का प्लान का टॉपिक है सोशल स्टडी, सब सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा, प्रकरण लिखा है भारत के पड़ोसी राज्य। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा ये। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पहला कॉलम जो हमारा है पीपल टीचर एक्टिविटी, दूसरा कॉलम हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी और तीसरा घटक जो हर किसी स्किल के माइक्रो प्लान में जिस तरीके से चलता है। ठीक, सबसे पहले मैंने बच्चों देखो ये यहाँ पर जो ब्लैक पेन से लिखा है वो आपके लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ कहीं भी प्लान में आपको ब्लैक पेन से लिखा हुआ इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ मिलेगा वो मैंने आपके लिए लिखा है, आप बेहतर समझ सको इसलिए लिखा है। आप जब प्लान बनाए तो आप इसको मत लिखना, इसके बजाय आप चाहें तो ये घटकों को नंबर वगैरह वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि जब मैं आपका ऑब्जर्वेशन करूँ तो मैं समझ सकूँ। ठीक है, ये आपके लिए नहीं, आप केवल वैसे लिखेंगे जो ब्लैक हेडिंग से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख रही हूँ, केवल उनकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले पहला जो हमारा कॉलम है वो है पीपल टीचर एक्टिविटी के जरिए के अंतर्गत मैंने लिखा है अध्यापक कक्षा का भ्रमण लगाते हुए। ठीक, जब भ्रमण लगा रहा है तो कौन सा घटक चल रहा है, घटक नंबर 1। कौन सा, आप यहाँ टेबल में देखिए कौन सा है, शारीरिक संचालन, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, ठीक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके समझने के लिए लिखा है मैंने। बच्चों क्या आप भारत के पड़ोसी देशों के विषय में आपको मालूम है? विद्यार्थी शिक्षक को ध्यानपूर्वक अभी सुन रहे हैं। ठीक, आगे स्टार्ट होता है, आज मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के विषय में बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना सभी चीज़ें सारे घटक एक साथ काम कर रहे हैं। समुचित हाव भावों के साथ टीचर क्या कहता है कि बच्चों आज मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताऊंगा। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश शामिल हैं। पाकिस्तान जो भारत के पश्चिम में स्थित है, उसकी राजधानी इस्लामाबाद है। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, यह भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। तो देखिए यहाँ पर टीचर की जो पिच है वो ऊपर नीचे जा रही है, तो यहाँ पर दो घटक काम करने लगे। कौन कौन से, एक तो हाव भाव और दूसरा क्योंकि जब वो पढ़ा रहा होगा, लेक्चर दे रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ हाव भाव भी उसको करना है, और साथ ही साथ उसको अपनी जो वॉइस की पिच है जो वो भी अप एंड डाउन लेकर चलनी है। ठीक, फिर आगे क्या एक्टिविटी हो रही है देखिए। अच्छा बच्चों, इस मानचित्र की ओर यहाँ देखिए, कौन सा एक्टिविटी आ गया हमारा घटक, घटक आ गया हमारा फोकसिंग वाला। यहाँ पर केंद्रित हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट पर की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, अच्छा बच्चों इस मानचित्र की ओर देखिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर घटक क्या लिखा है, 4 लिख दिया है। यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर में भारत से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका स्थित है। अब क्या होता है, अब टीचर अब क्या कर रहा है, अपने विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए आप दूसरा घटक इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है कि राम तुम आगे आओ और कक्षा को बताओ कि इस मानचित्र में भूटान कहाँ स्थित है। तो कौन सा घटक काम करने लगा है यहाँ पर, स्टूडेंट के साथ क्या है, पांचवा घटक क्या है हमारा, पांचवा घटक देखते हैं।
5वां घटक है अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन। ठीक है, क्या है, अभी तक टीचर ही एक्टिव था, टीचर की तरफ से ही कम्युनिकेशन चालू हो रहा था, पहल हो रही थी। अब उसने क्या कर दिया है, अंतःक्रिया शैली में चेंज लाकर राम को आगे बढ़ा दिया, आगे बोला। अब उसने राम को भी इसमें शामिल कर लिया है अपनी टीचिंग में। ठीक, राम आगे थे, राम तुम आगे आओ और कक्षा में बताओ कि तुम इस मानचित्र में भूटान कहाँ पर स्थित है। बताओ कि इस मानचित्र में भूटान कहाँ पर स्थित है। राम आगे आता है कि हमने यहाँ पर किस में लिख दिया है, स्टूडेंट कॉलम में। अभी तक विद्यार्थी सुन रहे थे, अभी भी विद्यार्थी सुन रहे हैं। अब जो राम ने एक्टिविटी की है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, जी सर भूटान पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट अब टीचर क्या कर रहा है, फिर वो चेंज ला रहा है स्टिमुलस में। देखिए बार बार उद्दीपन परिवर्तन हो रहा है। राम अब तुम किसी और बच्चे को आगे बुलाओ और उसको बोलो कि वह तुम्हें बताए कि इस मानचित्र में नेपाल का है। अब इंटरेक्शन फिर चेंज हो गया कि अभी तक टीचर और राम के बीच में इंटरेक्शन चल रहा था। अब राम और किसी दूसरा टीचर ने मौका क्या दिया है कि राम का इंटरेक्शन किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ हो जाए, यानी कि स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर टीचर दे रहा है। अब राम क्या कर रहा है, राम ने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया, सोहन को बुलाता है, सोहन तुम आगे और बताओ कि नेपाल कहाँ है। अब क्या करते हैं, सोहन बताता है कि राम नेपाल भारत की कहाँ पर पूर्व में स्थित है। ठीक, इस तरीके से टीचर ने, आप लोगों ने देखा होगा कि अंतःक्रिया शैली में चेंज लाया है वो। नेक्स्ट है अध्यापक थोड़ी देर अब चुप हो जाता है क्लासरूम में। हम ये मान के चल रहे हैं, अब सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी, अब अपने आप उनका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर चुप होने के बाद अध्यापक क्या करता है, सपना तुम आगे आओ और शापट पर भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखकर मत दिखाओ। ठीक, अब सपना आगे आती है, जी सर, और वो क्या करती है, शापट पर अपने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखते। तो इस तरीके से हमने एक कल्पना मान के चले कि क्लासरूम में ऐसा ऐसा हो रहा है। एक टीचर इस तरीके से उद्दीपन परिवर्तन करते हुए अपने विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित कर चला जा रहा है। तो इसी तरीके से आप भी इस तरीके का कोई प्लान बनाइए। इसमें आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि मतलब कि ये प्लान किसी भी तरीके से बन सकता है। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मेट उठाया, आप चाहे तो इसी को बेस बनाकर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रश्नोत्तर, जैसे आप प्रस्तावना प्रश्न या फिर बोध प्रश्न या कुछ इस तरीके से विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं, उस तरीके से भी आप यहाँ प्रश्नोत्तर वाला भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि टीचर की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ये सुनिश्चित करें कि उनमें क्या वेरिएशन आते जा रहा है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जिसमें ये शो हो रहा हो कि टीचर अपने बॉडी मूवमेंट करेगा, या कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये शो हो रहा हो कि वो अपने किस में गेस्चर में चेंजेस ला रहा है, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जिसमें वो अपने इंटरेक्शन उसमें चेंज कर रहा है, मतलब कि स्टूडेंट के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करवा रहा है। इस तरीके से आपका जो प्लान होगा उसमें ये सारी चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, जो भी होगी, आप घटक में ऐसे लिखते चले जाएंगे। और इस तरीके से इसके प्लान के माइक्रो प्लान के बाद हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी वो इस तरीके से बनेगी। आप हर प्लान में बनाते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू। कोई भी आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही हो आप मुझे पूछ सकते हैं।